हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी मस्त ही चल रही होगी। ठीक है। तो बिना किसी देरी के तो प्रश्नावली 1.2 है, उसका बेसिक समझते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द किंग। तो बिना किसी देरी के परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारा पहला टॉपिक है, ठीक है, परिमेय संख्या, उसको हम अच्छे से समझेंगे, उसको अच्छे से हम जानेंगे कि भैया ये क्या होती है। ठीक है, मैंने कोई परिभाषा लिख के नहीं रहा हूँ और एग्जाम में आता भी नहीं है परिभाषा लिखने के लिए। मेन चीज़ है समझना। ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या, ध्यान से समझिएगा, वह संख्या जो जो पी बट्टे क्यू के रूप में हो, पी बट्टे क्यू के रूप में हो, यानी कि अंश बट्टे हर के रूप में हो, तथा तथा बट्टे वाला का मान कभी जीरो नहीं हो सकता। जो नीचे वाला है ना, उसका मान कभी जीरो नहीं हो सकता। और उसके साथ साथ क्या होगा, ये जो पी है और ये जो क्यू है बच्चों, वो क्या होगा, एक एक पूर्णांक होगा। ठीक है। एक क्या होना चाहिए, पूर्णांक हो। उसके साथ साथ तथा अगर हम मौशोपा निकालें, एचसीएफ निकालें पी और क्यू का, तो वो 1 आना चाहिए। तो जो भी चीज़ें हैं, देखो कोई भी संख्या जो पी बट्टे क्यू के रूप में हो, अंश बट्टे हर के रूप में हो, बट्टे वाला कभी जीरो ना हो, और उसके साथ साथ पी और क्यू दोनों के दोनों पूर्णांक हो, और साथ ही साथ ऊपर वाले और नीचे वाले का अगर एचसीएफ निकाले, अगर वो 1 आए, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। अगर कोई भी संख्या इस रूप में है तो वो परिमेय है, अन्यथा वो परिमेय नहीं होगा। यह आप अच्छे से जान लो। उदाहरण देखते हैं। ठीक है। बिना उदाहरण के आप समझोगे नहीं। यहाँ देखो उदाहरण है। उदाहरण क्या है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2/3। ठीक है। तो ये 2/3 एक परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि देखो ये पी बट्टे क्यू के रूप में है, और बट्टे वाले का मान जीरो नहीं है, और ये जो 2 है, ये जो 3 है, ये क्या है, पूर्णांक है। उसके साथ साथ और अगर मैं एचसीएफ निकालूं, मौशोपा निकालूं 2 और 3 का, तो वो कितना है, वो 1 है। तो ये संख्या सभी नियमों को संतुष्ट कर रही है, इसी वजह से ये 2/3 एक परिमेय संख्या होगी। उसके बाद आगे देखते हैं और उदाहरण लेते हैं। जैसे ये माइनस के 3/4 लिख दिया। ठीक है। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है। मैंने मैम लिख दिया 1/7 लिख दिया, ये भी एक परिमेय संख्या है। 8/3 लिख दिया, ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है। 100/2 लिख दिया है, ये भी एक परिमेय संख्या है। मैंने सिर्फ 5 लिखा है, ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 5 के बट्टे में मैं कुछ नहीं तो एक लिख सकता हूँ, पी बट्टे क्यू के रूप में आ जाएगा। ठीक है। तो हर ये संख्या जो इन रूपों को, इन गुणों को संतुष्ट करेगी, वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। उसके साथ साथ जैसे मैंने यहाँ पर एक संख्या लिख दिया 2/4, क्या ये एक परिमेय संख्या है? आप कहोगे सर पी बट्टे क्यू के रूप में है। ठीक है। बट्टे वाला जीरो भी नहीं है, ऊपर और नीचे वाले का आ, जो पूर्णांक भी है, 2 भी पूर्णांक होता है भैया, और 4 भी पूर्णांक है। लेकिन इसका एचसीएफ जब निकालोगे 2 और 4 का, तो एचसीएफ 2 आ रहा होगा। कोई भी परिमेय संख्या होगी बच्चों, उस वो ध्यान रखिए, परिमेय संख्या का एचसीएफ 1 ही होना चाहिए। एक्चुअली ये क्या है बच्चों, ये 2/4 एक हाथी का दांत है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। तो ये हाथी का दांत है, ये दिखा कुछ रहा है, वास्तव में ये चीज है कुछ और। देखो 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, सरल हो गया ना। तो इसको मैंने सरल कर दिया। अब देखो इन दोनों का अगर एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे ना 1 और 2 का, तो वो कितना आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। पी बट्टे क्यू के रूप में है, और 1 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, बट्टे वाला जीरो भी नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया परिमेय संख्या। ठीक है। बात समझ में आई? तो फिर से सुनिए। हर एक संख्या जो पी बट्टे क्यू के रूप में होता है, बट्टे वाला जीरो ना हो, पी और क्यू पूर्णांक हो, साथ ही साथ पी और क्यू का अगर हम एचसीएफ निकालें वो 1 आए, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम बच्चों क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। उसके साथ साथ ये नोट करके लिख लीजिए। ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? क्या जीरो एक परिमेय संख्या? कक्षा 9 में आपने पढ़ा है बच्चों? हाँ, जीरो एक परिमेय संख्या क्योंकि मैं जीरो के बट्टे पे कुछ भी लिख सकता हूँ। जीरो के बट्टे कुछ भी लिखो, जीरो है। पी बट्टे क्यू के रूप में है। बट्टे में जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर जीरो हो सकता है, बट्टे में जीरो नहीं होना चाहिए। बट्टे में जीरो है क्या? नहीं है। और इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे 1 आ जाएगा। जीरो भी एक पूर्णांक होता है। तो ये सभी गुणों को संतुष्ट कर रहा है। तो जीरो एक क्या होती है बच्चों, जीरो एक परिमेय संख्या होती है। कॉपी में नोट करके लिख लीजिए कोने में, क्या पता बाद में भूल जाओ। क्या लिखो, जीरो एक
परिमेय संख्या होती है। अब नोट करके लिखिए, नोट, पहला नोट यही मैं लिखवा देता हूँ। 0 एक क्या होती है बच्चों? परिमेय संख्या होती है। 0 क्या है बच्चों? एक परिमेय संख्या है। उसके साथ साथ 0 परिमेय संख्या हो गया। दूसरा नोट क्या है कि परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, परिमेय संख्या का व्युत्क्रम परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या का व्युत्क्रम परिमेय होता है। ये देख, क्योंकि इसका भी हमें उपयोग करना पड़ सकता है प्रश्नों में। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमने उदाहरण लिखा था 2/3 का अगर मैं व्युत्क्रम करूँ 3/2 परिमेय संख्या, अगर मैं इसका व्युत्क्रम करूँ -4/3 परिमेय संख्या, 1/7 का अगर व्युत्क्रम करूँ 7/1 परिमेय संख्या, इसका अगर व्युत्क्रम करूँ 3/4 एक परिमेय संख्या, यहाँ लिख दूंगा 2/100 परिमेय संख्या, यहाँ लिख दूंगा 1/5 परिमेय संख्या। लेकिन 0 का व्युत्क्रम एक परिमेय संख्या नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही तुम करोगे 2 ऊपर आ जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, और बट्टे में अगर 0 आ जाता है तो फिर वो परिमेय नहीं होता है। किसी भी संख्या के नीचे बच्चों ये ध्यान रखिए, कोई भी संख्या है ऊपर और नीचे अगर आ जाता है 0, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है अपरिभाषित। कई बच्चे बोलते हैं अनंत, भाई अनंत नहीं है, यह है अपरिभाषित। ये क्या होता है? अपरिभाषित। किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं अपरिभाषित। परिमेय संख्या का व्युत्क्रम एक परिमेय संख्या होता है सिर्फ 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 शून्य, सिर्फ शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर। कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आप कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है? ये आप कॉपी में लिख लीजिए। अभी मैं कुछ और चीज़ें बताऊंगा जो कि आपके कॉन्सेप्ट को निखारेगी और संवारेगी। ये हो गया। अब देखिए अपरिमेय संख्या के बारे में बताऊंगा। आप कहोगे भैया परिमेय ही बता रहे हो, अपरिमेय कब बताओगे? तो अगर परिमेय हम समझ गए ना ढंग से, अपरिमेय तो बहुत ही आसान है भाई, ठीक है? अब देखिए कुछ नोट करके और लिख लो। अगर किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत दो, ठीक है? किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत दो, ठीक है? किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत दो तो वो भी क्या होती है? वो भी हमारी क्या होती है? परिमेय होती है। वो भी हमारी क्या होती है बच्चों? परिमेय होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे वो भी हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने वो ले लिया, एक संख्या ले ली मैंने, यहाँ पर लिख दिया मैंने 23.12, तो इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो ये क्या है बच्चों? एक परिमेय संख्या। एग्जाम में आ जाता है, तो ये क्या होगी बच्चों? एक परिमेय संख्या होगी। अब देखिए और एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर दशमलव प्रसार, ठीक है, दशमलव प्रसार अशांत हो, ठीक है, लेकिन आवर्ती हो, अशांत लेकिन क्या हो? आवर्ती हो, तो क्या होता है? तब भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तब भी क्या होगा बच्चों? परिमेय संख्या होगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको देता हूँ, जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 20.55, ये चला जा रहा है, बार बार 5 आ रहा है, मतलब 20.5 हमारा रिपीट कर रहा है। तो ऐसी संख्याएं भी क्या होती है? ऐसी संख्या भी हमारी परिमेय संख्या होती है। इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को हम आगे करेंगे भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। उसके बाद और एक लिखिए, और एक टॉपिक, अगर अगर हमारा दशमलव प्रसार अशांत हो, अशांत अनावर्ती हो, ठीक है, मतलब आवर्ती नहीं होगा अब की बार, तो तब क्या होगा? तब क्या होगा? अपरिमेय होता है। तब क्या होगा? तब हमारा वो संख्या क्या होगा बच्चों? अपरिमेय संख्या होगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? तब वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। उदाहरण के तौर पे, क्योंकि उदाहरण से आप ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे, जैसे मैंने एक संख्या लिख दिया 21, 01.02, 04, 06, 008, 01, ऐसा चला जा रहा है। तो कोई भी संख्या कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, एक पैटर्न हमें नहीं मिल पा रहा है। कोई पैटर्न मिला हमें? नहीं मिला। तो ऐसी संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या होती है अपरिमेय संख्या, जिनका दशमलव प्रसार अशांत हो और अनावर्ती हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है? उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या।
अभी तक मैंने आपको परिमेय संख्या की परिभाषा बताई। अब मैं आपको बताऊंगा अपरिमेय संख्या क्या होती है। वैसे तो आप थोड़ा बहुत समझ ही गए हैं। अपरिमेय संख्या जो भी होगी उसका दशमलव प्रचार अशांत और अनावर्ती होगा। ठीक है, अगर आपसे कोई भी टीचर, कोई भी दोस्त, कोई भी व्यक्ति पूछे कि भाई आप अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, क्या होती है अपरिमेय संख्या, तो आप बोलोगे भाई ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रचार अशांत हो और अनावर्ती हो, उन्हें हम कहते हैं अशांत संख्या। अगर आपसे कोई पूछते, आपको पता है जो हमारा वास्तविक संख्या होता है, ठीक है, हमारे पास वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक होती है परिमेय और एक होती है अपरिमेय। नंबर 2 पे क्या होती है? अपरिमेय। तो और एक परिभाषा हम बना सकते हैं, अगर कोई वास्तविक संख्या परिमेय नहीं है तो वो क्या होगी? अपरिमेय होगी। ठीक है, अगर कोई वास्तविक संख्या परिमेय नहीं है तो वो क्या होगी बच्चों? वो होगी अपरिमेय। सिंपल। अच्छा, और इसको थोड़ा समझते हैं। अपरिमेय में कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे पाई है। ठीक है, देखो पाई लिखा होगा और अगर यहाँ 22/7 लिखा होगा तो दोनों में अंतर है। पाई कोई फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है, पाई का मान अलग अलग आता है। पाई का मान अलग अलग आता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगर सिर्फ पाई लिखा हुआ आ रहा है तो आप लिखोगे अपरिमेय। और अगर 22/7 लिखा आ रहा है P/Q के रूप में, बट्टे में 0 नहीं है, दोनों का HCF 1 है, संख्या लिखी हुई आ रही है, पाई अलग है, 22/7 अलग है। बच्चे समझते हैं पाई का मान 22/7 रख लो, ऐसा नहीं सोचना है, जो दिया होगा वही लेके चलना है। 22/7 लिखा आएगा तो आप लिखोगे परिमेय, 22/7 लिखा आएगा तो आप क्या लिखोगे? परिमेय लिखोगे। अब देखिए अपरिमेय क्या होता है। अपरिमेय में आपको मैं बता ही चुका हूँ, अब नोट करके लिख लो। अगर कोई भी अभाज्य संख्या हुई, ठीक है, कोई भी अभाज्य संख्या हुई और उसके ऊपर लग गया अंडरवुड, तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? वो भी संख्या हमारी हो जाएगी अपरिमेय। उदाहरण के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने 2 लिखा, जैसे मैंने 3 लिखा, जैसे मैंने 5 लिखा, जैसे मैंने 7 लिखा और इनके ऊपर मैंने लगा दिया अंडरवुड, तो ये सभी संख्या अब क्या हो गई हैं? ये सभी संख्याएं हो गई हैं अपरिमेय। ठीक है, कोई भी अभाज्य संख्या हो और उसके ऊपर अंडरवुड लग जाए तो वो क्या होती है बच्चों? अपरिमेय होती है। तो मैंने अभी आपको डिटेल में समझाया है। क्या समझाया? कि भैया परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या का उदाहरण दिया, इंपॉर्टेंट नोट बताए, परिमेय संख्या के कुछ प्रकार भी बता दिए। ठीक है, अपरिमेय संख्या भी बता दी। उतना ही बता रहा हूँ जितना आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। कई टीचर तो ये सब भी नहीं बताते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई, और आप लोग उनका वीडियो भी देखते हो, सपोर्ट भी करते हो। ऐसे टीचर का देखो जो मैथ के बैकग्राउंड से, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जिन्होंने मैथ लेके आगे की पढ़ाई की, और वो आपको हमेशा डिटेल में समझाएंगे, डीप नॉलेज देंगे। फिर आप प्रश्नों को रटोगे नहीं, फिर आप प्रश्नों को सीखोगे। और आप बच्चों, आपकी भी गलती है, आप क्या करते हो? सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हो। क्या है क्वेश्चन के लिए, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, कोई मतलब नहीं है, सीधा क्वेश्चन पे आके रटने लगोगे। फिर आप बोलोगे भाई यार गणित बहुत टफ लग रहा है, क्या करें? टफ आपको तभी लगेगा जब आपने चीज़ें रटी होंगी, समझी नहीं। अगर आप गणित को समझोगे तो गणित से आसान विषय कुछ भी नहीं है। इतना मज़ा आएगा ना क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आप लगेगा कि पूरा दिन भर गणित ही पढ़ते रहे, ऐसा माइंडसेट हो जाता है अगर आप समझना के स्टार्ट कर दोगे तो यहाँ तक तो हो गया बच्चों। ठीक है, अब आगे आते हैं, कुछ प्रमेय हैं। अब ये प्रमेय भी है और ये देखो, ये प्रमेय भी और ये प्रश्न भी है, बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इनको मैं अब आपको करके दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। ठीक है, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आते हैं। एक्चुअली ये क्या है बच्चों? प्रमेय। प्रमेय क्या होता है? प्रमेय के जो प्रोसीजर होता है, वो जो स्टेप्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। कई बच्चे बोलते हैं सर आपने ये क्यों माना, आपने ये क्यों माना, इन प्रश्नों में सिर्फ इसी में पूछते हैं। तो देखो प्रमेय के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं, वो तो फिक्स होते हैं, वो करना ही है। ये तो कुछ भी नहीं है। जब आप कक्षा 12 से आगे जाओगे, BSc BTech में आप मैथमेटिक्स लेके पढ़ोगे ना, प्रमेय ही प्रमेय है भाई, क्वेश्चन एक आध होंगे, सिर्फ प्रमेय ही प्रमेय होंगे। ठीक है, अभी तो एक ही मिला है, एक क्वेश्चन मिला है। ये तो प्रमेय के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं, वो फिक्स होते हैं, इनको ऐसे ही करना है। ठीक है, तो प्रमेय है, देखो प्रमेय 1.3 हमें क्या करना है? सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका क्या मान लेते हैं? उल्टा मान लेते हैं। तो यहाँ मानेंगे माना √2 एक, माना √2 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है बच्चों? एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। हमने क्या किया? बस इसका उल्टा मान लिया है कि भैया हम बोल रहे हैं कि भाई अपरिमेय नहीं परिमेय है।
और अगर हम अंडर अभी मैंने आपको बताया दो क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर लगने पे क्या होता है, वो अपरिमेय होता है। अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन हमने इसका उल्टा मान लिया है। अब इसका जब हमने उल्टा मान लिया है, तो परिमेय संख्या के किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर ये मना कर देता है तो हम बोल देंगे कि भैया ये अपरिमेय है। तो हमने इसको परिमेय मान लिया है। और आप जानते हैं कि हर एक परिमेय संख्या p बट्टे q के रूप में होता है, जहाँ पर बट्टे वाले का मान कभी जीरो नहीं होता है। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो p है और ये जो q है, ये हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ये जो p है और ये q हमारे पूर्णांक होते हैं। और उसके साथ साथ भैया अगर हम HCF निकालते हैं ना p और q का, तो वो कितना होता है, वो 1 आना चाहिए। और ये सब एग्जाम में आपको लिखना है, ये सारा चीज़ें आपको एग्जाम में लिखना है। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, नंबर क्यों कटवाना भाई। अब हमें क्या करना है, देखो इसके पट्टे में कुछ नहीं है तो एक ले लेंगे और हम कर देंगे तिरछी गुणा। इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ। क्या हो जाएगा, p एक कम p, और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 2q। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। ठीक है, तो p का वर्ग क्या हो जाएगा बच्चों, p स्क्वायर। और अंडर रूट 2 का वर्ग करने पे अंडर रूट हट जाता है। देखो बच्चों, अंडर रूट को अगर हम 2 बार गुणा करते हैं ना, तो अंडर रूट हट जाता है, तो 2 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 2, और q का वर्ग क्या हो जाएगा, q स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ q का गुणज क्या है, q स्क्वायर गुणज 2 है। तो ये जो संख्या है लिखेंगे यहाँ पर p स्क्वायर गुणज 2 है। p स्क्वायर इससे कटेगा 2 से, p स्क्वायर 2 से विभाजित है। p स्क्वायर 2 से विभाजित है। अब देखो मैंने एक संख्या लिखा 4, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का वर्ग, ये 2 से कटेगा। और अगर इसका मैं वर्गमूल निकालूँ, 4 का वर्गमूल 2, 2 भी तो 2 से कटेगा। अगर p स्क्वायर 2 से कट रहा है तो p भी 2 से कटेगा, 2 से विभाजित है। ये आप यहाँ लिख दोगे, p भी 2 से विभाजित है। कोई दिक्कत बच्चों बताइए, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले हमने क्या किया, अंडर रूट 2 को एक परिमेय संख्या मान लिया। परिमेय है तो ये p बट्टे q के रूप में होगा। बट्टे का मान 0 नहीं होगा, p और q पूर्णांक हो गए, और p और q का HCF 1 होगा। फिर हमने क्या किया, तिरछी गुणा किया, फिर हमने वर्ग कर दिया। यहाँ 2 आया तो हमने बोला भैया p स्क्वायर 2 से कट रहा है तो p भी हमारा 2 से कटेगा। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करना है, माना है। फिर से मानना है, माना p बराबर, ये 2 है, यहाँ 2 लिख दोगे और यहाँ r लिख दोगे। बच्चों ये प्रमेय है, ये जो स्टेप्स होते हैं ये फिक्स होते हैं। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, पुनः वर्ग करना है। तो यहाँ लिख देंगे वर्ग करने पर, यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों, वर्ग करने पर। तो p का वर्ग जो होता है बच्चों वो हो जाएगा p स्क्वायर, और 2 का वर्ग क्या होगा बच्चों 4, और r का वर्ग r स्क्वायर। हम क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण मान लेंगे इसको एक। ठीक है, समीकरण एक, हमें p स्क्वायर ऑलरेडी मिल चुका है ना, हमें फिर p स्क्वायर मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर p स्क्वायर का मान रख देंगे। p स्क्वायर का मान हमारे पास क्या है, p स्क्वायर का मान हमारे पास है 2q स्क्वायर। वो मान उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे। तो रखो यहाँ पर 2q स्क्वायर। ठीक है, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 दूनी 4, q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर। क्या आ गया बच्चों, 2r स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत नहीं होगी। गुणज क्या है, 2 है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे चूंकि q स्क्वायर 2 से विभाजित है, q स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए q भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि भैया आपका p भी 2 से कट रहा है और आपका q भी 2 से कट रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ हमें यहाँ लिखनी है। नीचे यहाँ लिखेंगे चूंकि, यहाँ क्या लिखेंगे, p व q दोनों 2 से विभाजित है। चूंकि p और q दोनों 2 से विभाजित है, इसलिए जो HCF होगा p और q का वो कितना होगा, 2 हो जाएगा। वो HCF कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, जो कि भैया 1 के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है क्या 1 के बराबर नहीं है। अगर ये भैया परिमेय संख्या होता तो इसको HCF 1 देना चाहिए था, ये तो भैया HCF 2 दे रहा है। यानी कि हमारी अवधारणा गलत है। हमने जो माना है कि भैया ये परिमेय है
अगर ये परिमेय होता तो HCF 2 दे, नहीं 1 देता, ये तो 2 दे रहा है, जो कि हमारे अवधारणा के विपरीत है, जो कि हमारे अवधारणा के विपरीत है। और जो हम कर रहे हैं ना बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अवधारणा के विपरीत है, ये मेरी गारंटी है भाई, क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा एक। इसलिए इसलिए आप क्या बोल दोगे, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना था, आराम से हो गया। बताइए, कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। आप स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स बना सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका नोट्स आराम से बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो सेम टू सेम एक क्वेश्चन फिर आ गया है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, सेम होगा डिक्टो, सारे लैंग्वेज सेम आएंगे, बस यहाँ पर 2 की जगह क्या कर दोगे आप, जहाँ जहाँ 2 लिखा है वहाँ 3 कर दोगे। 3 करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 से विभाजित है 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 की जगह 9 हो जाएगा, फिर रखोगे 3r² आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ 2 है ना भाई, वहाँ 3 कर दो, और बिल्कुल डिक्टो सेम स्टेप्स होंगे, सेम पूरा लिखा जाएगा डिक्टो, कोई भी बदलाव नहीं होगा, बस 2 की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा, और कुछ बदलाव नहीं होगा। तो बच्चों, अगर आपने सच में कुछ सीखा है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपने मन के बल को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं, तो ये क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे, और ये मेरी तरफ से होमवर्क है। आपको बस कुछ नहीं करना है, जो पिछले वाला क्वेश्चन है वहाँ देख देख के भाई, पीछे पलटा, अरे ऐसा हुआ था, यहाँ रखा, ऐसे ही करना है। मैं नहीं बोल रहा कि आप बंद करके आंखें बंद करके, नहीं, देख के ही करो, लेकिन बस 2 की जगह 3 रखो, इससे ऐसे करने पे भी आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ेगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। या तो ये क्वेश्चन, या फिर ऐसा एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है भाई, हर साल आता है। चलिए इसको करते हैं। तो इसमें क्या करना है, हमें फिर से इसका उल्टा मान लेना है। ठीक है, ये वाला बल्कि और आसान है, ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि बहुत बड़ा होगा, लेकिन नहीं, ये और छोटा हो जाएगा। माना 5 माइनस √3 एक, उल्टा मान लेंगे, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, परिमेय मान लेंगे। माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है, तो भैया अगर ये परिमेय संख्या है, तो हम जानते हैं इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ बट्टे का मान कभी भी 0 नहीं होता, और उसके साथ ये जो P और Q होता है बच्चों, ये हमारा क्या होता है, पूर्णांक होता है। और क्या होता है, जो HCF होता है भैया P और Q का, वो 1 के बराबर होता है। ये तो भैया अभी आपने बताया था। ठीक है, कोई दिक्कत, कुछ भी नहीं किया, बस जैसा भी किया था वैसे ही मैंने आपको बता दिया। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ नोट आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ नियम आपको याद रखना है। ठीक है, नियम क्या है कि अगर आपके पास कोई परिमेय है, अगर परिमेय संख्या में परिमेय जोड़ो या परिमेय घटा दो, तो वो हमेशा परिमेय संख्या रहती है। अगर किसी परिमेय संख्या में परिमेय से गुणा करो या फिर भाग दे दो, तो भी परिमेय रहती है। लेकिन जैसे ही किसी परिमेय संख्या में हम अपरिमेय संख्या जोड़ें या घटा दें, तो वो क्या हो जाती है, अपरिमेय हो जाती है। या फिर किसी भी परिमेय संख्या में हम गुणा करें या भाग करें किसी भी अपरिमेय संख्या से, तो वो क्या हो जाती है, अपरिमेय हो जाती है। ये कॉपी में नोट करके लिख लेना। ठीक है, इस पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मैं अगर आपको बोल दूं कि ये 2 + √5 क्या होगा, तो 2 एक परिमेय संख्या है, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे तो क्या होता है, अपरिमेय। ये क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, एग्जाम में। ठीक है, ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसका उपयोग होगा यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आसान क्यों है, देखो ये 5 है, ये P/Q प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस का √3 इधर आके प्लस का √3 हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे प्रश्नों में क्या करना होता है, जब भी जोड़ घटाना गुणा भाग में हो, तो अंडर को एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके आना है। ये क्वेश्चन करने का तरीका है, ये क्वेश्चन करने का नियम है। फिर आप क्या करोगे कि भैया आप जानते हैं 5 क्या है, परिमेय, P/Q क्या है, परिमेय। परिमेय से परिमेय घटाएंगे तो क्या होता है, परिमेय से परिमेय घटाओगे तो परिमेय होता है। ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। क्या कभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर हो सकती है?
एक मिनट में दो तलवार हो सकती है भाई? कभी नहीं हो सकती ना। ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है, ऐसा बोल दो। तो यहाँ लिखना होगा चूंकि 5 माइनस पी बट्टे क्यू एक परिमेय संख्या है। ये क्या है बच्चों? ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तथा हम जानते हैं, तथा हम जानते हैं, क्या जानते हो? तथा हम जानते हैं कि अंडर रूट, क्योंकि 3 अभाज्य है, अंडर रूट लग गया तो ये अपरिमेय हो गया। हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है बच्चों? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अगर ये एक अपरिमेय संख्या है और ये एक परिमेय संख्या है, तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि भैया ये तो आपस में कभी भी बराबर हो ही नहीं सकता। ये कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकता। आप यहाँ तो बराबर लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर ये परिमेय संख्या होती तो ये बराबर आना चाहिए था, ये तो बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि हमारी अवधारणा गलत है। अतः अतः हमारी अवधारणा हमारी अवधारणा गलत है, ठीक है। हमारी अवधारणा क्या है बच्चों? गलत है। इसलिए इसलिए 5 माइनस के अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये कॉपी में आप लिख दोगे ऐसे और इसको डब्बे में बंद कर दोगे। आराम से हो गया प्रूफ, सिंपल एकदम। कोई डाउट या कोई दिक्कत आपको बच्चों नहीं होगी? अच्छा भैया, ये हो गया मेरी तरफ से होमवर्क। मैं होमवर्क ज़रूर दूंगा भाई, क्योंकि जब तक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप कुछ सीख नहीं रहे हो, तब आपका जो अंदर से कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा नहीं। तो ये माइनस की जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस। ये वाला क्वेश्चन घर से करना है। सिद्ध कीजिए 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। बस माइनस की जगह प्लस कर दिया है। लॉजिक वही है। क्या है लॉजिक? कि अंडर रूट वाले को एक तरफ रखो और बाकी दूसरे वाले को दूसरी तरफ, ठीक है। तो इस वाले में क्या हो जाएगा? प्लस करोगे जैसे ही, तो देखो क्या करोगे, अंडर रूट 3 इधर रहेगा, ठीक है। और ये पी बट्टे क्यू इधर है, ये प्लस का 5 उधर आके क्या हो जाएगा? माइनस के 5। ये आपका समीकरण बन जाएगा। क्या लिखोगे कि ये परिमेय है और ये क्या है? अपरिमेय, जो कि हमारे अवधारणा के विपरीत है, या बोल दोगे। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उदाहरण नंबर 7 गुणे में है। 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, इसे हमें सिद्ध करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, जैसा अभी हम कर रहे हैं वैसा ही करना है, कुछ नया नहीं करना है। तो फिर से उल्टा मान लेंगे। माना माना 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान लेते हैं। ये क्या है बच्चों? एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे इसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे तो कोई भी परिमेय संख्या उसे हम पी पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और बट्टे वाला क्या होता है? कभी भी शून्य नहीं होता। और फिर से वही लैंग्वेज लिखना है कि भैया पी और क्यू हमारे क्या है? पी और क्यू हमारे पूर्णांक हैं। और उसके साथ एक चीज़ और लिखनी होती है, तथा जो HCF है भैया पी और क्यू का, वो भैया 1 के बराबर होता है। ये हमने लिख दिया है। अभी मैंने लॉजिक क्या बोला बच्चों? कि अंडर रूट को एक तरफ रखना है और बाकी सबको दूसरी तरफ। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही है। अंडर रूट 2 यहाँ रहेगा और ये जो 3 गुणे में है इधर आके क्या हो जाएगा? बट्टे में हो जाएगा, ठीक है ना। ये बट्टे में आ गया। तो देखो पी बट्टे क्यू एक परिमेय संख्या है, 1 बट्टे 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। पी एक कम पी, बट्टे में 3 क्यू, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब आप जानते हैं भैया पी बट्टे क्यू क्या है? एक परिमेय। अंडर रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय है। तो आप क्या लिखेंगे? चूंकि पी बट्टे 3 क्यू एक परिमेय संख्या है। ये क्या है बच्चों? एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है, तथा तथा हम जानते हैं अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे? अतः अतः क्या हो जाएगा कि ये जो हम बराबर बोल रहे हैं ये कभी बराबर नहीं है। ये तो बराबर बिल्कुल भी नहीं है। पी बट्टे 3 क्यू, ठीक है। अगर ये एक परिमेय संख्या होती तो ये बराबर आना चाहिए था,
ये तो भैया बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि हमारी अवधारणा गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। अतः हमारी अवधारणा हमारी अवधारणा गलत है। ये आप कॉपी में लिख दोगे। इसलिए इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम बोल देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हो गया ये क्वेश्चन आराम से। अब मेरी तरफ से क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3 गुणा √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। जिस प्रकार का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बच्चों, मैं आपको होमवर्क के लिए उसी प्रकार का ही दे रहा हूँ, कुछ अलग से नहीं दे रहा है। कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हम प्रश्नावली 1.3 जब हम पूरा करेंगे वहाँ पर हम करेंगे। बच्चों मैं पढ़ा कैसे रहा हूँ, मैं पहले बेसिक्स पढ़ाता हूँ, बेसिक्स के अलग वीडियो बनाता हूँ और प्रश्नावली के अलग से वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो बच्चे जो बोलते हैं बेसिक्स के लिए अलग वीडियो बनाओ, तो वो वैसा है, पहले बेसिक्स सीखते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली सीखते हैं। और बाकी टीचर क्या कराते हैं, सीधे आके प्रश्नावली आके पढ़ाना शुरू कर देते हैं, क्वेश्चन को आपको रटवाते हैं। मैं आपको रटवाता नहीं, मैं आपको सिखाता हूँ भाई। अगर आप मेरी चैनल से जुड़े रहेंगे, शुरू से लेकर एंड तक बढ़ेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, आपके 100 में से 100 नंबर मैं दिला के रहूँगा। ठीक है, और एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ चीज़ नहीं लगेगी आपको, कि आपको देख के नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन तो आपने कभी पढ़ा नहीं है या ये क्वेश्चन कभी हमने देखा नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो भी आप पेपर में आएंगे ना, वो सारे यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे बोर्ड में, और वो सारे क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे, ये इसका दावा मैं ठोक के करता हूँ। आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, मैं हर बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस भी बनाता हूँ एंड में। ठीक है, तो प्लीज़ आप सपोर्ट ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को। तो इसके साथ हमारा ये जो प्रश्नावली 1.2 का जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो था, बेसिक्स वाला वीडियो था, परिचय, उदाहरण, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर ये समझ गए, इन उदाहरणों को आपने सीख लिया, प्रश्नावली 1.2 आपके लिए एकदम माखन की तरह आसान हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें, मैंने गणित के साथ साथ विज्ञान वगैरह भी पूरा पढ़ा रखा है, सिखा रखा है, चैनल पर जाके आप जरूर देखें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल पे जरूर प्रेस कर दें, वरना आपको वीडियो मैं जैसे अपलोड करूँगा ना, नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। आप बोलोगे सर वीडियो कब आ रही है, वीडियो नहीं आ रही है, तो नोटिफिकेशन बेल पर जरूर प्रेस कर देना। ठीक है, कौन सी वीडियो चाहिए अगली, कमेंट करके आप जरूर हमें बताएं।